कहीं फाइनल उसका हुआ और यूएई वर्सेस नेपाल के बीच में, और नेपाल ने उस मैच को जीतकर प्रीमियर कप जीतकर एशिया कप के लिए खुद को क्वालिफाई कर लिया, जो कि वो पहली बार एशिया कप खेलने के लिए जा रहे हैं सितंबर की अगर हम बात करें। और उसके बाद अगर हम पूरे टूर्नामेंट की यहाँ पर बात करें, जो फाइनल रिपोर्ट आपके सामने हम लेकर आते हैं, ये वाला रिपोर्ट जो है वो कुछ हटके है, क्योंकि एक कंप्लीट टूर्नामेंट नेपाल ने जो है वो होस्ट कराया था। तो पूरे पोस्ट सीरीज एक एनालिसिस या डिस्कशन के तौर पर आप इस वीडियो को देख सकते हैं कि वहाँ पर कमेंट्री के बारे में, होस्टिंग, वेन्यूज के बारे में, अंपायरिंग से लेकर और जो भी स्टैट्स वगैरह रहे उस पर लेकर, कौन से प्लेयर्स ने डिसअपॉइंट किया, क्या चीज़ें गलत हो गई ओमान, यूएई और हांगकांग के लिए कि वो जो है अपना वो एक परफॉर्मेंस इस टूर्नामेंट पे नहीं ला पाए, कौन से प्लेयर्स ने डिसअपॉइंट किया, कौन से प्लेयर्स ने इंप्रेस किया, इसका एक कंप्लीट डाटा जो है और कंप्लीट जो डेली क्रिकेट की अपनी राय है वो आपके सामने हम प्रेजेंट कर रहे हैं। आप भी जिन मुद्दों पे हम यहाँ बात कर रहे हैं, आप भी अपनी राय इन सब मुद्दों पे कमेंट्स पे जरूर रखिएगा। हमारे यहाँ पर राय जो है, हमारे जो व्यूज और थॉट्स हैं, ये जानने के बाद अपनी थॉट्स भी जरूर रखिएगा। खैर, सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं जल्द से जल्द नंबर गेम से, यानी स्टैट्स से हम यहाँ बात कर लेते हैं। एंड स्टैट्स इस टूर्नामेंट के फाइनल स्टैट्स क्या कुछ कहते हैं, अगर हम 8-9 मोटे स्टैट्स उठा ले तो। नहीं जरूर, देखिए अगर हम मोस्ट रन्स की बात करें यहाँ पर अगर टूर्नामेंट की, तो विरती अरविंद यूएई के, जिन्होंने 6 इनिंग में 454 रन बनाए, वो सबसे ज़्यादा रन्स के मामलों में यहाँ पर रहे हैं एसीसी प्रीमियर कप में। वहीं दूसरे नंबर पर अगर बात करें मोस्ट बॉल फेस्ड की, जी हाँ, अगर इस टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा बॉलें किसी ने फेस की हैं तो वो है विरती अरविंद, जी हाँ, जिन्होंने 410 बॉलें फेस की है इस पूरे इंटायर टूर्नामेंट में, और काफ़ी अच्छा उनका बैटिंग से टूर्नामेंट गया था। लेकिन उसके बाद तीसरे नंबर पर बात करें तो बैटिंग एवरेज, जी हाँ, बेस्ट बैटिंग एवरेज जिनका रहा है वो भी विरती अरविंद हैं, जिनका एवरेज था 90.80 का, 90.80 का उनका बैटिंग एवरेज रहा इस एसीसी प्रीमियर कप। बिल्कुल, हाईएस्ट स्कोर की बात करें तो वो थे विरती अरविंद, जिन्होंने 185 रन बनाए थे मेरे ख्याल से कुवैत के खिलाफ। उसके बाद मोस्ट 50s की बात करें तो निजाकत खान 2 50s, बहुत सारे प्लेयर्स ने यहाँ पर 2-2 50s करके लगाई हैं, लेकिन निजाकत खान ने सबसे लीस्ट इनिंग्स में लगाई हैं, 3 इनिंग्स में, इसलिए इनका नाम यहाँ पर हमने इंक्लूड किया है। मोस्ट सेंचुरीज की बात करें तो विरती अरविंद ने 2 सेंचुरी लगाई, एक कुवैत के खिलाफ और एक सिंगापुर के खिलाफ। बिल्कुल, और अब बात करें हाईएस्ट टीम टोटल की, तो ये है यूएई का सिंगापुर के खिलाफ, जी हाँ, 471 पे पूरी टीम ऑल आउट हो गई थी, 50 ओवर टीम ने खेले और इतना भारी भरकम टोटल लगाया था जो हाईएस्ट टीम टोटल था। वहीं पर मोस्ट विकेट्स इस टूर्नामेंट में जिसने लिए हैं वो है बिलाल खान, जी हाँ, 17 विकेटें उन्होंने निकाले हैं, 6 मैचेस खेले हैं उन्होंने और 17 विकेट निकाले हैं, शानदार परफॉर्म उन्होंने किया है। वहीं पर बात करें बेस्ट बॉलिंग फिगर की, तो ये है नेपाल के पेस ऑलराउंडर, जी हाँ, और बॉलिंग ऑलराउंडर करण केसी की हम बात कर रहे हैं, जिन्होंने 4.3 ओवर में 1 मेडल 10 रन देकर 5 विकेट निकाले थे कुवैत के खिलाफ और पूरी टीम को डहा दिया। जी हाँ, 6 विकेट गिरे थे, उसमें से 5 इन्हीं के नाम थे। बात कर रहे हैं हम सेमीफाइनल की, तो ये कंप्लीट लिस्ट है जो आपके सामने इस वक्त है, और इसमें कहीं ना कहीं एक नाम जो कहीं ना कहीं बहुत बार रिपीट हो रहा है वो है विरती अरविंद उनकी, और खास करके वो जो 2 इनिंग्स उनकी आई थी कुवैत और सिंगापुर के खिलाफ, वो, वरना उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो परफॉर्मेंस अप टू द मार्क बिल्कुल भी नहीं रही। लेकिन एट उन दोनों में उन्होंने इतना स्कोर कर दिया था कि टूर्नामेंट के पूरे टॉप चार्ट्स में बैटिंग के वही वो पूरे यहाँ पर दिख रहे हैं। खैर, उसके बाद ये बात हुई कुछ नंबर गेम्स के स्टैट्स के। अब चलते हैं मेन फैक्टर्स की तरफ। सबसे पहला जो पॉइंट यहाँ पर हमने पिक किया है वो है प्लेयर्स जिन्होंने कम से कम इंप्रेस किया है इस टूर्नामेंट में, उन प्लेयर्स के बारे में बात करो, खास करके उन टीम्स में से जो अदर 6 टीम्स यहाँ पर आई थी, 7 टीम जो आई थी हांगकांग को मिलाकर, जो 7 T20 स्टेटस वाली टीम्स थी, ये मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, उनमें से खास करके एंड कौन से वो प्लेयर्स रहे हैं जिन्होंने काफी अच्छा खासा इंप्रेस किया इस टूर्नामेंट में। जरूर, देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर अब्दुल वाहिद, जी हाँ, सऊदी अरब के जो प्लेयर हैं जिन्होंने बहुत शानदार परफॉर्मेंस की थी, शतक भी लगाया उन्होंने और टीम के लिए काफी स्कोर भी उन्होंने इस टूर्नामेंट में किए। एक आस थे, जान थे वो बैटिंग लाइनअप में, क्योंकि मन्नान अली की तरफ से कुछ भी सपोर्ट यहाँ मिला नहीं सऊदी अरब को, जैसा चैलेंजर कप में हमें देखने को मिला था। लेकिन यहाँ पर अब्दुल वाहिद पर पूरा जो एक दारोमदार था, एक जो पूरा प्रेशर यहाँ हमने देखा और किस तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया वो बहुत शानदार है वाकई। बिल्कुल, और सिर्फ यही नहीं, ओमान के खिलाफ भी उन्होंने 90+ की इनिंग खेली थी, वो भी काबिल तारीफ थी। उसके बाद अगले जो प्लेयर जिन्होंने इंप्रेस किया वो है यासिन पटेल कुवैत के, बहुत अच्छे हैं और 2022 के एशिया कप T20 क्वालिफायर में भी उन्होंने अच्छा खासा इंप्रेस किया था और यहाँ पर भी कहीं ना कहीं कुछ बेहतर उन्होंने परफॉर्मेंस जरूर दिया। और यासिन पटेल ने डेफिनेटली अपनी बॉलिंग से भी
और कुछ अगर इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप भी उन्हें अगर टीम को चाहिए तो वो वहाँ पर इंक्लूड करके आगे देते हैं। वो बात और है कि बाकी टीम के जो बैट्समैन उन्होंने बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस दी है, उसके बारे में बात आगे जरूर करेंगे। और तीसरे नाम मैं माफ कीजिएगा, दो और नाम यहाँ पर लेना भी हमें पिक किया है, वो दो नाम कौन से? जरूर एक बार नाम अगर हम बात करें तो मोहम्मद असलम, जी हाँ, जो कि कप्तान है कुवैत के खुद, जिनका परफॉर्मेंस बहुत बेहतर हुआ है। उन्होंने विकेट से भी और कुछ रन्स भी किए हैं और काफ़ी कंट्रीब्यूट उन्होंने किया है, थोड़ा बहुत सही, इतना नहीं लेकिन कंट्रीब्यूट काफ़ी क्रूशियल था उनका 30 या 40 का जो एक मैच में। वहीं पर फाइफर उन्होंने इस टूर्नामेंट में निकाला, बहुत चंद प्लेयरों में से है, शायद 4 या 5 प्लेयरों में से एक है जिन्होंने फाइफर निकाला। और जो परफॉर्मेंस की है हांगकांग के खिलाफ भी उनकी परफॉर्मेंस बहुत शानदार रही है। तो ये और यासिन पटेल के दम पर ही कुवैत जो है वो सेमीफाइनल तक काफ़ी हद तक पहुंचा है, जो कि यहाँ तक उनकी बॉलिंग की बदौलत, बॉलिंग में इन दोनों ने इतना ज़्यादा प्रेशर डाल दिया कि सामने वाली टीमें अपने ग्रुप में टिक ही नहीं पाई कुवैत के साथ। बिल्कुल, लास्ट नेम जो है प्लेयर्स इंप्रेसिव में उन 7 टीम्स में से तो वो है वीरेंद्रदीप सिंह। यहाँ वीरेंद्रदीप सिंह ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस जरूर दिया है, बस थोड़ी सी और उनसे एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन फिर भी उन्होंने इंप्रेस जरूर 49 का उनका एवरेज रहा है, लगभग 50 के आसपास का एवरेज रहा और अच्छा रहा, अच्छा वो खेले। बस उम्मीद करेंगे कि इस तरह से वो आगे और बेहतर करे और कहीं ना कहीं अब उन्हें मैच विनिंग नॉक्स खेलने की जरूरत है। जी हाँ, ये है, उन्होंने परफॉर्मेंस अच्छी दी है लेकिन मैच विनिंग नॉक्स और अच्छी परफॉर्मेंस इन दोनों में फर्क है। टीम के काम जितनी आए, आप जितना लंबा लेकर जा पाते, क्या आपके पास प्लेटफॉर्म था? बिल्कुल था। क्या आपके पास ओवर्स थे? बिल्कुल थे। क्या आप टीम को विनिंग लाइन तक लेकर जा पाए? नहीं ले जा पाए। बस यही चीज उनके खिलाफ बैकफायर कर गई, लेकिन ओवरऑल उन्होंने इंप्रेस जरूर किया है। एंड डिसअपॉइंटर्स की लिस्ट क्या कहती है? जरूर पहले नाम है मलेशिया के मोहम्मद आमिर, जो कि ओपनर है। उनसे उम्मीद थी क्योंकि उनके हमने रिकॉर्ड्स थोड़े देखे थे कि अच्छा किया था उन्होंने लिस्ट ए में अपने आखिरी के कुछ मैचेस में, चैलेंज लीग में अगर हम बात करें अच्छे रन किए थे। लेकिन यहाँ पर मतलब जब आए तो हमने कहा भी था कि उन पर एक नजर रहेगी, लेकिन ऐसा परफॉर्मेंस हमें देखने को नहीं मिला। एक ही शायद हाफ सेंचुरी बनाई थी और नेपाल के खिलाफ भी अच्छा जा रहे थे, अच्छे शॉट उन्होंने लगाए, लेकिन वहाँ पर भी फिर वो एक उनका बॉटम हैंड खुल गया, हिल गया वहाँ से और सीधा वो भी आउट हो गया। इसके बाद तो वो खैर चले ही नहीं इतना परफॉर्मेंस, तो एक वो डिसअपॉइंटर में हमारे यहाँ सबसे पहला नाम। बिल्कुल, उसके बाद अगर 3 नामों की बात करें तो एक आ जाते हैं किंचित शाह और बाबर हयात हांगकांग से। जी हाँ, जिस तरह की परफॉर्मेंस की उनसे उम्मीद थी वो परफॉर्मेंस यहाँ देखने को मिली नहीं, किंचित शाह की तरफ से भी और बाबर हयात की तरफ से भी। बाबर हयात ने पहले मैच में एक शानदार शतक जरूर लगाया, लेकिन उसके बाद वो जो एक परफॉर्मेंस चाहिए टीम को, और क्योंकि हांगकांग की टीम का एक सबसे बड़ा सरदर्द है कि इन प्लेयर्स को उधारदार रहते हैं, उस पे बाबर हयात का भी ना चलना और किंचित शाह ने भी कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट किया है, तो ये इस लिस्ट में हमारे जरूर आते हैं। एक और नाम यहाँ पर जो इस लिस्ट में आया है वो कौन है और क्यों है? बिल्कुल, अब नाम की बात करें तो मीर भावसर, जी हाँ, कुवैत की हम बात कर रहे हैं, जो प्लेयर है जिनका अपने ही में रिकॉर्ड बहुत बेहतरीन है, टीम को काफी बार उन्होंने मुश्किल से निकाला है, लेकिन यहाँ पर उनका ये परफॉर्मेंस डिजास्टर परफॉर्मेंस रहा है। थोड़ी उनसे उम्मीद थी कि कुछ कितने क्रूशियल मैच खेले कुवैत ने, आप देखिए सेमीफाइनल मैच खेला कुवैत ने, हांगकांग के खिलाफ कुवैत ने खेला, तो लेकिन वो चले नहीं, कहीं भी उनका परफॉर्मेंस ऐसा उठा नहीं इस टूर्नामेंट में। और कुवैत जो कि उम्मीद नहीं थी कि सेमीफाइनल में जाकर पहुंचेगा, तो यहाँ पर भी अगर वो चलते अपना परफॉर्म करते, उनकी कैलिबर के हिसाब से हम बात कर रहे हैं, बिल्कुल डिसअपॉइंट किया मीर भावसर ने भी एग्जैक्टली इस बड़े टूर्नामेंट में आके। बिल्कुल, अब चलते हैं उन 3 टीमों की तरफ कि उनमें से डिसअपॉइंटर्स कौन से रहे हैं जो ओडीआई स्टेटस वाली टीम्स यहाँ पर हैं। उनकी बात करें तो आसिफ शेख फ्रॉम नेपाल डेफिनेटली बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा अगर किसी प्लेयर ने डिसअपॉइंट किया है तो वही, क्योंकि सबसे ज्यादा उम्मीद भी उन्हीं से थी यहाँ पर डेलीब्रेट को। बहुत डिसअपॉइंट किया है उनके आउट होने के तरीकों से भी, और साथ साथ में कहीं ना कहीं जो उनके पूरा थ्रू आउट द टूर्नामेंट उनका जो खराब परफॉर्मेंस गया है उसलिए बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग हुई है। सबसे ज्यादा कि वो आउट जिस तरह से हो रहे थे वो चीजें देखकर कैरी अवे जिस तरह से वो हो गए, उस तरह से और ज्यादा अफसोस हुआ कि आसिफ शेख से बहुत उम्मीदें थी, लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी उसके मुताबिक इस टूर्नामेंट में रन्स किए नहीं, और ना ही वो रुके रहे कि चलिए एक छोर संभाल के रखे हुए हैं, कुछ लंबा जा रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं हुआ नहीं। रेयरली किसी मैच में देखने को ये मिला। उसके बाद अगला नाम रोहन मुस्तफा, डेफिनेटली जैसे कि हमें उम्मीद भी थी कि ये यूएई के लिए इंपॉर्टेंट कड़ी जरूर है, लेकिन इनका फॉर्म जो है ये सबसे बड़ा कंसर्न है। और हमने ये उसमें भी कहा था कि जब स्ट्रेंथ और वीकनेस वाले में, तो वीकनेस वाले जोन में हमने यूएई की ये चीज़ कही थी कि रोहन मुस्तफा की जो फॉर्म है, आउट ऑफ फॉर्म है बैटिंग से, वो टीम के लिए बहुत बड़ा सरदर्द बन सकती है, और एग्जैक्टली यहाँ पर यही हुआ है। 2 नाम और कौन से? नहीं जरूर, 2 नाम की बात करें तो यहाँ पर वृत्ति अरविंद और कलीमुल्ला। आप सोच रहे होंगे भाई 454 मारने वाला प्लेयर और कितने रन मारेगा, लेकिन है आप समझ नहीं ऐसा नहीं है। देखिए ये साफ है, जो समझदार है वो समझते हैं कि उनका परफॉर्मेंस 3 टीमों के खिलाफ बिल्कुल 0 आया था,
वो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर। बिल्कुल, हांगकांग, ओमान और नेपाल के खिलाफ। जी। इन तीनों टीमों के खिलाफ आप स्कोर उठा के देखिए, 0-3 या 18 कुछ ऐसे ही रन है और खत्म हो गई बात, सीधा खत्म। कुछ भी रन नहीं बनाए हैं इन्होंने इन तीनों टीमों के खिलाफ। जहां पर सबसे ज्यादा मैटर करता है जो आपके लेवल की टीमें हैं, आप कहां परफॉर्म करना चाहेंगे, अपनों से बड़ों के सामने या अपनों की टक्कर के सामने, इन दोनों पे ही आप चाहते हैं कि यार ऐसा परफॉर्म करें। मान के चलिए अगर आप खेल रहे हैं वेस्ट इंडीज या जिम्बाब्वे के साथ, यूएई की बात कर रहा हूं मैं, तो वहां पर अगर वृत्ति अरविंद ने कुछ मार दिया 50 शतक तो कितनी बड़ी बात है। लेकिन वहीं पर अगर आप खेल रहे हैं सीधा मलेशिया या भूटान या थाईलैंड के खिलाफ और आप मार रहे हैं 200, तो क्या कोई ऐसे कहेगा अरे बाप रे क्या कमाल कर दिया, तहलका मचा दिया? नहीं, आपको अपनी लेवल की टीम देखनी है। 3 बार मौका मिला आपको, हांगकांग, ओमान और नेपाल, आप तीनों बार फ्लॉप हुए। और जब आप वहां आए, पुअर बॉलिंग, पुअर लेंथ लाइन की बॉलिंग आई, तब आपने हिलाकर रख दिया और इसलिए वृत्ति अरविंद का नाम यहाँ पर है। लास्ट नेम है डिसअपॉइंटर्स की लिस्ट में कलीमुल्ला। जी हाँ, कलीमुल्ला से भी कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि वो कुछ बेहतर यहाँ पर पेसर निकाल सकते हैं, उनकी हाइट रही है और खास करके वेदर ने भी उनके फेवर में चीजें रखी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया है। बहुत रन्स के लिए भी गए हैं, विकेट्स तो उन्होंने हार्डली निकाले हैं और कहीं ना कहीं जो बॉलिंग की रिदम रही है, लाइन भी रही है, वो बहुत टुकड़ों में अच्छी रही है और किसी किसी मैच में तो बहुत ही डिजास्टर रही है। ये पूरी डिसअपॉइंटर्स की लिस्ट है जिन्होंने डिसअपॉइंट किया है, कम से कम मेनली ऊपर से अगर हम बात करें। चलिए उसके बाद अगले चीज की तरफ चलते हैं, बात अब करते हैं होस्टिंग की। या होस्टिंग और वेन्यूज, इन दो हम एक साथ यहाँ बात कर लेते हैं। तो डेफिनेटली 2 ग्राउंड से अलग अलग, और सबसे पहली बात तो कि मुल्तानी ग्राउंड को जो है फाइनली ओडीआई स्टेटस रिकॉग्नाइज हुआ क्योंकि वहां पर अब ओडीआई मैच हो गया। तो चलिए अब ये दोनों ग्राउंड्स कहीं ना कहीं हो गए हैं। अब एक चीज और है कि शुरुआत में मुल्तानी वाले ग्राउंड की बात कर रहा हूँ, शुरुआत में थोड़ी सी दिक्कत जरूर आ रही थी, थोड़ा अरेंजमेंट से पता चला थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, थोड़ा सा आउटफील्ड को लेकर थोड़ा बहुत और काम करने की जरूरत है, वो क्लियरली दिखा हमें थोड़ा बहुत काम करने की जरूरत है। लेकिन ओवरऑल जो बाकी दिक्कतें आ रही थी वो वक्त के साथ साथ ठीक होती चली गई। तो शुरू के 2-3 मैचेस में रहा, उसके बाद फिर धीरे धीरे वो चीजें ठीक होती चली गई। वहां पर वापस से जो आप कह सकते हैं ग्राउंड स्टाफ वगैरह है, उन्होंने चीजें संभाल ली, जो भी उन्होंने बेहतर काम कर लिया। 1-2-3 छोटी चीजें और है। देखिए हम एक बड़ा टूर्नामेंट होस्ट कर रहे हैं तो कुछ छोटी छोटी चीजों का भी ख्याल रखने की जरूरत है। जैसे कि वही चीज हमने देखा कि जब बारिश हुई तो मेरे ख्याल से उस तरह के सिचुएशन के लिए एक कुछ बेहतर इंतजाम होना चाहिए फैंस वगैरह के लिए, क्योंकि एक रूफ टाइप का हो या कुछ भी हो, ये सब चीजें, क्योंकि आप बड़े टूर्नामेंट करा है और छोटी मोटी बायोलेटरल सीरीज करो। और हाँ, एक चीज और है कि कोई टूर्नामेंट हो तभी तैयारी हो, ये चीज भी फिर ठीक नहीं लगती। हाँ, जरूर ये आपको तब करनी है कि अरे टूर्नामेंट आ रहा है चलो सब कुछ ठीक कर दो, लेकिन उसके अलावा नहीं वैसे ठंडा रखो, ये नहीं। उसके अलावा भी आपको कहीं ना कहीं अपने ग्राउंड्स वगैरह पे काम करने। मैं फैसिलिटीज की बात कर रहा हूँ, नहीं जी हाँ, स्टैंड की बात, मतलब एक रूफ टॉप हो और कुछ चीजें और बेहतर हो। मेरे ख्याल से जो पवेलियन है उसको थोड़ा सा और बेहतर किया जा सकता है, जरूर किया जा सकता है। यहाँ पिच वगैरह की बात नहीं कर रहे हैं, याद रखिएगा एक्स्ट्रा फैसिलिटीज क्या है। जरूर, बिल्कुल ध्यान, आपने ये सही कहा कि 11 महीने आप ग्राउंड को अगर ऐसे ही छोड़ देंगे बिना कुछ ध्यान दिए या बिना प्रॉपर उसको देखे कि रूफ टॉप लगाना है या कुछ काम करना है, पवेलियन पे कुछ काम करना है, तो ये सब चीजें बहुत अच्छी हैं। लेकिन ऐसा कि सीधा टूर्नामेंट आया, आपने देखा है कि मुल्तानी में 1 महीना पहले कितनी हड़बड़ी हुई। जी हाँ, वीडियो आ रहे थे, हमने भी देखा है, ऐसे नहीं हम गधे आंख बंद करके बैठे हुए, हमें मालूम नहीं है कितनी ज्यादा मुश्किलें आई। 1 महीने में ये शायद तैयार हुआ सब कुछ, ये ड्रेसिंग रूम बनाया, इसकी वीडियो अंदर का बन रहा है, आवाज कमेंट्री हो रही है और पीछे भी आवाज आ रही है। जी हाँ, तो ये सब चीजें बहुत है। क्यों? क्योंकि आपने तो लास्ट मोमेंट में जाकर ये सब किया। अगर पहले से रहता अरे नहीं भैया हमारे पास तो बेहतर ग्राउंड है हमारा, ग्राउंड करते ही चले जाएंगे, ग्राउंड हमारा है तो काम भी हम ही करेंगे और 12 महीने करेंगे। तो ये चीजें उम्मीद तो बहुत है कि ये सब चीजें आगे आने वाले में हमें देखने को मिलेगा। और बारिश से बचने के लिए प्लीज कुछ करिए, क्योंकि ये सीधा आ जाता है, ये किसी पे नहीं, ये सीधा हेल्थ को लेके आ जाता है। जी हाँ, बिल्कुल, ये सीधी बात वही आ जाती है कि वो ठीक है, बहुत अच्छा लगता है, अरे वाह फैंस खड़े हैं, वाह क्या जज्बा दिखाता है ये फैंस का, लेकिन आपकी भी तो जिम्मेदारी है। बिल्कुल सही कहा, वो आपके ग्राउंड पर आए हैं, कैन के ग्राउंड पर आए हुए हैं, वो आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि वहां पर फैंस को भी वो टिकट देकर आए, फ्री में नहीं आए कि चलिए यहाँ मौज मस्ती में आ गए, एकदम बिना कुछ खर्च करके आए हैं, प्रॉपर तरीके से आए हैं। तो इतना तो हक बनता ही है कि एक रूफ टॉप कम से कम हो जिससे वो बच सके बारिश। बिल्कुल, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं ध्यान देने की जरूरत है। ओवरऑल ये चीजें जो है बेहतर रही है। और जैसे कि हमने पहले ही कहा कि कोई टूर्नामेंट आए तब हड़बड़ी करने के बजाय आप थोड़ा ही सही, छोटे लेवल पे सही ग्राउंड्स पे काम करते रहे। जैसे मान लीजिए आपने ये टारगेट रखा कि अगले 3 महीने में हमें ये छोटी चीज यहाँ पर बदलनी है, तो उसको बदलिए, उसको ठीक करिए, फिर अगले 3 महीने में एक टारगेट रखिए। ऐसा नहीं कि टूर्नामेंट आए तभी आप करें और फिर उसके बाद ये चीजें ऐसे ठंडे बस्ते में चले जाए,
हैं, ये चीज़ गलत होगी, तब जाकर कहीं ना कहीं हम और बड़े बड़े बेहतरीन और बेहतरीन तरीके से हम इन क्वालिफायर्स को देख पाएंगे। ओवरऑल काफ़ी अच्छी होस्टिंग रही है, उसमें कोई दोराय नहीं है। अब बात करते हैं कमेंट्री की। जी हाँ, यहाँ पर कमेंट्री की अगर बात की जाए तो कमेंट्री के जो पैनल्स थे, कमेंटेटर्स सारे बेहतरीन थे, क्योंकि बेहतरीन से मेरा मतलब है कि सब प्रोफेशनल थे, सबके जो कम्युनिकेशन स्किल्स थे, जो बात करने के तरीके थे, वो सब ठीक थे। लेकिन एक छोटी सी दिक्कत यहाँ पर ज़रूर रही है, एंड मैं चाहूँगा इसे आप क्लैरिटी करें। जो मुल्तानी में हमें कमेंटेटर्स देखने को मिले और जो हमें यहाँ पर कमेंटेटर्स देखने को मिले जो रेगुलर बेसिस पर कर रहे थे फाइनल के अलावा, हम चलिए ग्रुप स्टेज की बात कर लेते हैं। इसके अलावा जो कमेंटेटर्स यहाँ पर हमें देखने को मिले, वहाँ पर सब चीज़ें ठीक थी, लेकिन एक मेजर कंसर्न जरूर था यार, वो आप बेहतर तरीके से समझा पाएंगे, जरूर समझाएंगे। नहीं ज़रूर, देखिए एक चीज़ सीधी बात है कि जब टीयू में जो कमेंटेटर्स थे, एंड्रू लियोनार्ड सर, परेश लोहानी सर और शरद वेस्वेकर जो वहाँ पर कमेंट कर रहे थे तीनों, तो यहाँ पर एक चीज़ हमें देखने को मिली इस कमेंट्री में कि हम बाहर ही हैं, हम बाहर बैठे हैं, हम नेपाल से बाहर हैं, एसोसिएट के बाहर हैं, अब क्योंकि एसीसी प्रीमियर कप है जी, और आजकल तो वैसे ही सट्टे का दौर काफ़ी रहता है, फैंटेसी का दौर रहता है, तो सारे दुनिया भर के लोग मैच देखते हैं कि बड़ा बड़ा टूर्नामेंट देखते हैं, और ये टूर्नामेंट है, बाहर भी लोग देख रहे होते हैं। यहाँ पर नॉलेज लेने के लिए कि बाहर के लोगों को भी हम कुछ पता चलेगा, कुछ मालूम पड़ेगा, वैसी वाली कमेंट्री हमें देखने को मिली सुहास वेदम सर से और शमीम चौधरी सर से। जी, ये सीधा है। अब आप सोचेंगे कि क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, अब हम आपको बताते हैं। जैसे कि मान के चलिए, फर्ज करिए कि मैच चल रहा था मुल्तानी में, कुवैत वर्सेस माफ कीजिएगा, जी हाँ, कुवैत वर्सेस हांगकांग, सिंगापुर वर्सेस हांगकांग, जी हाँ, सिंगापुर वर्सेस हांगकांग का मैच चल रहा था, फर्ज करिए। वहाँ पर जो सुहास वेदम सर थे और शमीम सर थे, वो क्या बातें कर रहे थे। एक बॉलर ने विकेट लिया तो उस बॉलर की गलतियां, उस बैट्समैन की गलतियां बता रहे हैं, उस बॉलर ने किस बॉलिंग पे कैसे विकेट लिया, क्या लिया, ये बॉल कैसी थी, खेलना कैसा चाहिए था, इस तरीके की बातें हो रही हैं। और साथ साथ में वो ये बताते हुए जा रहे हैं कि जो हांगकांग के प्लेयर्स हैं आखिर ये आए कहाँ से, हांगकांग के करते क्या है, डोमेस्टिक में आखिर इनका स्ट्रक्चर क्या है, ये कैसे बैट्समैन है, क्या इनका डोमेस्टिक रहा, क्या इनका पिछला टूर्नामेंट गया, कैसा इनकी लाइफ रही है, सिंगापुर के, कुवैत के और बहरीन के प्लेयर्स के बारे में उन्होंने बताया कि ये लोग करते क्या है, कहाँ से आए हैं, किस तरह से ये इतने ऊपर टीम तक पहुंचे, क्या इनका बैक स्टेज है, लाइफ के बारे में, ये सारी चीज़ें भी हमें बताई गई हैं। तो वही है कि जब हम बाहर बैठे हैं, मान लीजिए कोई बाहरी एसोसिएट है, उन्होंने कहा चलिए यार आज मैच देखने का मन कर रहा है, मैं मोबाइल ऑन करता हूँ, मैच देखता हूँ, थोड़ा सा एसोसिएट के बारे में अगर वो जानना चाहे तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं कमेंट्री में थोड़ी ज़्यादा लाने की ज़रूरत थी। इस तरफ है, ये कहना चाह रहे हैं। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। एक चीज़ और है कि यहाँ पर आप ठीक है, आप मैं जानता हूँ कि आप थोड़े से नेपाल की तरफ हैं, ये इसमें कोई दोहराई नहीं है जी। जो कमेंटेटर्स हैं वो नेपाल के हैं, शरद सर और परेश सर, लेकिन सर आप कमेंटेटर आपके में लिखा हुआ है जी, वो जॉब है कमेंटेटर का, यानी कि आपको ये भी बताना होगा कि आखिर सामने वाले जो बल्लेबाज हैं वो विकेट क्यों गंवा रहे हैं अपना, किस वजह से गंवा रहे हैं अपना। ऐसा नहीं कि संदीप ने विकेट लिया, ओ वाओ संदीप ने विकेट लिया, 50वां विकेट हो गया, देखिए संदीप दौड़ रहे हैं, संदीप फैन की तरफ जा रहे हैं, फैन का वेव आ रहा है, ठीक है, सब ठीक है, वो जबरदस्त है, हम मान गए कि नेपाल के फैन वन ऑफ द बेस्ट फैंस है दुनिया में, इसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन सर वो विकेट भी आखिर गिरा, उसके बारे में अगर थोड़ी बात हो जाती, क्योंकि आप कमेंटेटर हैं सर, क्योंकि जैसे आप उस गड्डी में बैठते हैं आपको कुछ देर के लिए भूल जाना है। ये आपने बिल्कुल सही कहा। ये चीज़ हमें उन दोनों से ज़्यादा मिली है, सुहास सर और शमीम सर से। क्यों? आपको यकीन नहीं होता तो आप जाके मैच चेक कर सकते हैं, मुल्तानी में जितने मैचेस हुए हैं उन्होंने कमेंट्री की है, वो शॉर्ट बता रहे थे कि ऐसे आउट हुए, ऐसे आउट हुए, ये तरीका गलत है, ये कैसे खेलने का तरीका है, ये आजकल के मॉडर्न क्रिकेट में ये सब तरीका वो बता रहे थे। और साथ साथ ये भी बता रहे थे कि क्या बॉल डाली है, ऐसी बॉलों से क्या हो, प्लेयर्स के बारे में, इन्फॉर्मेशन, काफ़ी इन्फॉर्मेशन तो हमें अब पता चली कई प्लेयरों के बारे में। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पता चली हमें जब हमने मुल्तानी के भी वहाँ पर कमेंट्री सुनी है एशियन प्लेयर्स और टीम्स के बारे में। ये छोटी सी चीज़ जो हमें लगी, और ये अगर आपको यकीन नहीं होता तो ये एग्जैक्टली कई नेपाल के फैंस ने ये बोला भी है। जी हाँ, मैंने ये ट्विटर पर खुद पढ़ा है, मेरे सामने आई है ये बात कि कई नेपाल के फैन ने ये बोला है। शायद किसी को ये हजम नहीं होगा, आप सोचेंगे शायद हम झूठ बोल रहे हैं, लेकिन आप यकीन करिए, इसे आप चेक भी कर सकते हैं ट्विटर पे जाके, क्योंकि आपके सामने आया भी होगा। कई ने बोला है ये चीज़ कि हाँ थोड़ा सा ज़्यादा
बाइस्ड हो जाते हैं जब कमेंटेटर थोड़े बैठे रहते हैं। थोड़ा सा खुलने की ज़रूरत है, दोनों साइड का थोड़ा बताने की ज़रूरत है। मैंने ये एग्जैक्टली सुना था जब मोहम्मद वसीम आउट हुए तो एंड्रू लियोनार्ड सर उस वक्त कमेंट्री कर रहे थे और उनके साथ कोई और थे। कोई बात नहीं हुई कि मोहम्मद वसीम ने वो 5वें 6ठे स्टंप पे जाके आखिर वो शॉट क्यों खेला, उसके बारे में जिक्र नहीं था। उनको क्रिटिसाइज थोड़ा करना वो बेहतर होता, बजाय इसके कि खुशी, वेव, एक लहर, एक झूमना, एक उठना। सर आप कमेंटेटर हैं, आपका वो काम है। और ये मैं खाली ये बोल के नहीं कह रहा कि वो तीनों हैं यहाँ, जो भी ऐसा करते हैं कि अपनी टीम को वाहवाही करते हैं, या फुल मेंबर में ही मैं बात कर रहा हूं, फुल मेंबरों में जी हाँ, कूट के भरा हुआ है। तो ये सब चीजें तो थोड़ा बचा जा सकता है। कमेंट्री का मतलब ही है कि आप कुछ इंसाइट दें, कुछ बताएं, क्योंकि हम बाहरी लोग हैं, इसलिए हमें मालूम नहीं है कि उन प्लेयर के बारे में वो आखिर है कौन, कैसे ललित राजवंशी कैसे आए हैं, या फराक यूएई के प्लेयर कैसे आए हैं, ओमान के प्लेयर कैसे आए, क्योंकि टीयू में ज्यादातर मैचेस इन्हीं के हुए हैं। इसलिए तो यहाँ पर बस यही दिक्कत हमें नजर आई कि थोड़ा सा एक तरफा कमेंट्री हमें लगी, बजाय कुछ पता करने की, कुछ नया नॉलेज के, वो हमें उन दोनों सर से ज्यादा मिला। बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं क्लियर रहा है। अब आप देखिए नेपाल वर्सेस कुवैत का भी सेमीफाइनल हुआ, उसमें जो कमेंट्री क्योंकि वो मैच भी हम देख रहे थे, उसमें जो कमेंट्री हमने सुनी, रेयरली ही वहां पर कुवैत के प्लेयर्स के बारे में बात हुई कि कुवैत के प्लेयर्स किस तरह से आए हैं, क्या हैं, इन्होंने पास्ट में क्या किया है, नहीं किया है, किस लेवल पे क्रिकेट खेले हैं, नहीं खेले, ये चीजें वहां पर कमेंट्री, जब कुवैत वहां खेला, वो कमेंटेटर्स जब आए तब उनकी तरफ से ज्यादा देखने को मिली। तो ये चीजें थोड़ी सी रही है यहाँ पर कि जब आप कमेंट्री बॉक्स में बैठे हो तो आपको सब कुछ भूल जाना चाहिए कि आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं, किसको नहीं कर रहे हैं। वो सब चीजें यहाँ सपोर्ट करने की बात ही नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है कि आपका जो प्रोफेशन है आपको उस पर पूरी तरह से स्टिक रहना, वो चीजें वहां पर। और सबसे बड़ी बात कि एक एक्सपोजर के तौर पर है ये टूर्नामेंट, एसोसिएट्स 10 एसोसिएट टीमों को एक बेहतरीन एक्सपोजर मिल रहा है। इससे एसीसी को इसको क्रेडिट देना होगा कि एसीसी ने इसको YouTube पे स्ट्रीमिंग कराया। इस पे भी डेफिनेटली कहना होगा कि स्ट्रीमिंग वगैरह काफी बेहतर रही है, YouTube में रखा गया है, तो बहुत अच्छा है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, लड़कों तक ये जो है टूर्नामेंट पहुंच पाया, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पर कहीं पे भी हो, आप किसी भी दुनिया किसी भी छोर पर रह रहे हो, आप YouTube पे जाइए, एसीसी चैनल को खोलिए और आप लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं। तो एक बेहतर रहा है। तो इसी के साथ साथ एक्सपोजर बड़ा मिल रहा है, तो आपके पास एक बहुत अच्छा मौका था कि आप सारे 10 एसोसिएट टीम्स के बारे में, उन प्लेयर्स के बारे में उनको बहुत अच्छे से बताएं, ताकि बाहर जो लोग देख रहे हैं उनको भी पता चले कि हाँ भाई अच्छा ये प्लेयर ऐसा है, ये प्लेयर ऐसा है, ये टीम ऐसी है, ये टीम ये कर यहाँ तक आई है, प्रीमियर कप में टीम्स कैसे आई, क्या कर आई, ये सब चीजें थोड़ा सा बताना, प्लेयर्स के बारे में बताना, ये सब चीजें थोड़ी सी इधर कमेंट्री पैनल में मिस आउट जरूर रही है। जैसे कि हमने आपसे पहले ही कहा कि जो हमें लगता है वही हम आपके सामने प्रेजेंट करते हैं, आप उससे सहमत हो ना हो वो आपकी राय, आपकी भी अपनी थॉट प्रोसेस है, लेकिन जो हमें लगा वही हमने आपके सामने प्रेजेंट किया। आप झूठ तो बोल नहीं सकते, चाहे आप हमें क्रिटिसाइज करें, कुछ भी करें, आप चाहते हैं झूठ बोल कर शहर लगाकर करें, तो सॉरी, ये डेली क्रिकेट में वो नहीं होने वाला। डेली क्रिकेट वही आपके सामने रखेगा जो यहाँ पर है, ये नहीं कि जबरदस्ती कुछ भी बना के आपके सामने हम बोल दें। नहीं, जरूर एक चीज मुझे याद आती है कि ये छुपा भी सकते हैं, हम मनों में गालियां दे रहे हैं कि अरे अच्छा ऐसा है वैसा है, हम बोल सकते हैं वाह बहुत अच्छी कमेंट्री हुई, लेकिन मन में हम कुछ और सोच रहे हैं, ये गलत होगा। एग्जैक्टली मन में ये सोच है और जो जुबान से निकल रहा है वो भी यही सोच के निकल रहा है। तो बहुत अच्छा है कि चलिए कम से कम क्लियर है, जो हमें सुन रहे हैं वो भी ठीक से सुन पा रहे हैं, हमारी नीयत को और हमारी जो जुबान है उसे भी समझ पा रहे हैं कि अच्छा ये ऐसा सोचते हैं हमारे प्रीमियर कप और जो कमेंट्री वगैरह हुई होस्टिंग वगैरह के बारे में। जी हाँ, स्पेसिफिकली कमेंट्री की बात यहाँ पर हम कर रहे थे। खैर ये बात हो गई, 100 लोगों ने सुना, मान लीजिए 50 को लगा नहीं बात सही है, 50 को लगा कि नहीं यार आप गलत बोल रहे हैं, कोई बात नहीं, गलत उनके हिसाब से उन्हें लगता है गलत बोल रहे हैं, तो उन्हें कम से कम ये तो रहेगा कि जो उनके दिल में था उन्होंने वही बोला, कुछ लिपापोती यहाँ पर नहीं की है। बस ये हम चाहते हैं, भले एक लोग ही कहीं ना 99 लोग क्रिटिसाइज करें और एक लोग बोले कि नहीं, कम से कम आपने अपने मन की बात तो कही, चलिए इसके लिए आपको फुल मार्क्स है। अब बात करते हैं यूएई, ओमान और हांगकांग जो फेलियर हुए हैं, मैं जल्दी चाहूंगा आप इन पर जरा डिस्कस कर दें कि आखिर क्या मोटे रीजंस रहे हैं, फिर हम लास्ट सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। नहीं जरूर, देखिए ओमान की बात करें तो यहाँ पर कुछ रहे हैं उनके, जैसे पेस बॉलिंग उनकी एक बहुत बड़ी डिजास्टर फैक्टर रहा है जो कि चला ही नहीं इस टूर्नामेंट में। बिलाल खान आप कहेंगे 17 विकेट लिए, लेकिन वो क्रूशियल टाइम पे नहीं आए। क्या कर रहे थे बिलाल खान जब एक इतनी बड़ी पार्टनरशिप हो गई कुशल मल्ला और शायद रोहित पुड़ैल, जी हाँ रोहित भीम शाह की, माफ कीजिएगा, जी हाँ वही दोनों थे वहाँ पर मौजूद थे और इतनी बड़ी पार्टनरशिप होती हुई चली गई वहाँ पर। तो जरूर एक टुकड़ों में आपने परफॉर्म किया, लेकिन पेस बॉलर्स ने नहीं। वहीं पर आकिब इलियास टूर्नामेंट से बाहर हो गए,
जी हाँ, नेपाल के खिलाफ सीधा वो मैच लगा, हाथ लगा और उसके बाद वो चले गए। वो भी एक बहुत बड़ा झटका था टीम के लिए। और लोअर ऑर्डर का परफॉर्मेंस बहुत ही खराब रहा है, बिलो एवरेज रहा है। अगर हम ओमान की बात करें तो ये कुछ फैक्टर है ओमान के लिए, जो ओमान बहुत ही खराब इस टूर्नामेंट में रहा। बिल्कुल, वही बात करें हांगकांग के बारे में तो सबसे बड़ा जो हमने आपके सामने बताया ही था कि उनके बिग फोर का अगर वो नहीं चलते तो बाकी टीम की जो हालत है वो लगभग यही होती है जो इस बार हांगकांग के साथ इस टूर्नामेंट में हुई है। और बिग फोर ने भी उस लेवल का परफॉर्मेंस नहीं दिया जिस लेवल के परफॉर्मेंस उन्होंने 2022 के क्वालिफायर्स में, 2018 क्वालिफायर्स में दिए थे, वो परफॉर्मेंस बिग फोर की तरफ से निकल कर आया नहीं। और यही सबसे बड़ा रीजन है कि बिग फोर अगर फेलियर होते हैं तो बाकी प्लेयर्स की तरफ से कोई स्टेप अप भी कर यहाँ पर नहीं आता है। वही अगर बात करें उनके हांगकांग के पेसर्स का भी, स्पिनर्स ने बहुत बखूबी साथ दिया, अहसान खान और यासिन मुर्तजा ने, लेकिन पेसर्स ने वहां बहुत डिसअपॉइंट किया। एजाज खान की बात करें, हारून रशीद की बात करें, इन दोनों ने बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया है यहाँ पर। और उनके जो पेसर्स हैं उन्होंने रेयरली ही ब्रेक थ्रूज दिलाए, खास करके इंपॉर्टेंट मैचेस में, और ब्रेक थ्रूज दिलाए भी है। उसके बाद वो चीजें रिदम जो है पूरी तरह से वो खोते हुए चले गए। ये कुछ बड़े फैक्टर रहे हैं यूएई के लिए। एंड क्या फैक्टर है? नहीं जरूर, देखिए यूएई के लिए जैसा हमने कहा था कि वो जिस तरीके से बहते हुए चले जा रहे हैं कि शायद उनके दिमाग में चढ़ गया इतना ज्यादा कि हमने 471, 350 मारे, 180, 160 का इंडिविजुअल स्कोर मारा, ये बहुत ज्यादा चढ़ गया था। कहीं ना कहीं आप देखेंगे किस तरीके से यूएई ने क्रिकेट खेला है, और ज्यादा क्रिकेट खेलने की बजाय आप कहीं और ही कौन से गेम में पहुंच गए। आप लड़ाई करने वाले गेम में पहुंच गए, बहस करने वाले गेम में पहुंच गए, वो सब अच्छा लगता है। आप जब आप अभी नेपाल के खिलाफ लड़ाई कर रहे थे, लेकिन एक तमीज में शायद वो कुछ ज्यादा ही लिमिट क्रॉस हो गई थी, रोहन ने शायद कुछ ज्यादा ही बोल दिया था, और ना आसिफ ऐसे बाद में लड़ाई नहीं करते। मैच के बाद जब हाथ मिलाने जा रहे थे, वीडियो हमने बाद में देखा, आपने दिखाया मुझे। जरूर, ये शायद बहुत ज्यादा हो गया, वरना आसिफ ऐसे नहीं है कि वो हाथ मिलाने जाए और झटका दे तुरंत। आसिफ ने वो ऐसा किया था जब वो हाथ मिला रहे थे लास्ट में, क्योंकि रोहन ने शायद वो बहुत ज्यादा लाइन पार कर दी होगी, इसलिए लगता है ऐसा। तो पहले गेम खेलिए, लड़ाई बाद में करिए। पहले गेम खेलिए, जब आपका स्कोर नहीं है, पहले गेम में ध्यान दीजिए, रन्स करिए, टॉप क्रिकेट खेल के दिखाइए, तब बात कुछ होती है कि हाँ आंख टू आंख मिलाइए, बोलिए कुछ, वो भी कायदे में रहकर, लहजे में रहकर। तो लेकिन ये तो खेल रही है, गेम तो आपका रहा ही नहीं। हांगकांग, ओमान और नेपाल के खिलाफ तो आपके पत्ते, जिस तरीके से कहते हैं, पत्ते बच गए पूरे, कहीं भी नहीं टिके। और वहीं पर की प्लेयर्स जो आपके फ्लॉप हुए हैं, रमी शहजाद को आपने बुलाया, किसी भी काम के नहीं रहे, वो भी फ्लॉप नजर आए, एक्सपीरियंस यूज नहीं कर पाए वो यहाँ। बिल्कुल सही कहा मुस्तफा जहूर खान, बस ये इतने बड़े बड़े प्लेयर्स जहूर और रोहन जो कि यहाँ पर कई बार आकर खेल चुके हैं नेपाल में, वो भी फ्लॉप जाने। अगर ये दोनों भी परफॉर्म करते थे, अपना 100% दे देते, तो टीम का कुछ और ही हश्र होता हुआ नजर आता। बिल्कुल सही कहा आपने। तो ओवर स्मार्टनेस बैटिंग में वही रही कि उन्हें शायद ये लगा कि जब वो ओमान, नेपाल, हांगकांग के खिलाफ खेल रहे थे, तब शायद उन्हें लगा कि हम अभी भी सिंगापुर और कुवैत के खिलाफ खेल रहे हैं। वो उनके यहाँ पर बहुत अच्छे से घुस गया था, जो उनकी बैटिंग टेक्निक में, बैटिंग शॉट्स में ओवर स्मार्टनेस के जरिए नजर आ रहा था। तो ये कुछ चीजें थी यूएई के लिए। अब लास्ट यहाँ पर एक छोटा सा मैसेज जो चैंपियन टीम है नेपाल, उनके बारे में देना चाहेंगे। डेफिनेटली कांग्रेचुलेशंस कि आप टूर्नामेंट को जीते हैं, वो कांग्रेचुलेशन दे चुके हैं। लेकिन उसके बाद हम आपको बता दें कि जो फैंस हैं, नेपाल क्रिकेट के जो फैंस हैं, जो हमने फोटो जो देखी, जो हमने देखा कि बारिश में किस तरह से सारे फैंस वगैरह जो खड़े हुए थे, सबसे पहले उन सबको ऑल द बेस्ट कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। और डेली क्रिकेट का जो फेसबुक पेज है और ट्विटर पेज है, उन्होंने अपना जो हमारा जो पेज है, हमारे जो हमने कवर है, जो हमने कवर पिक्स हैं, उन्हें कंप्लीटली डेडिकेट कर दिया है उन्हीं फैंस के लिए। और जब तक डेली क्रिकेट रहने वाला है इस दुनिया में, जब तक हम आपके सामने जिंदा है, तब तक हमारा जो कवर है वो वही रहेगा, उन फैंस की डेडिकेशन और पैशन को डेडिकेटेड रहेगा। आप एक बार जाकर विजिट जरूर करिएगा जिन्होंने नहीं किया है। और चैंपियंस के लिए एक मैसेज, फिलहाल एंजॉय करिए, काफी ट्रॉफी के साथ अच्छी खासी नींद लेने की फोटोज वगैरह आ रही है, वो एक्टिंग ज्यादा लग रहा है, लेकिन चलिए रेस्ट करिए। अभी आपने एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट अचीव किया है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है, सारे लड़कों ने, यंग लड़कों ने परफॉर्मेंस दी है। डेफिनेटली पूरा क्रेडिट बनता है कि आप इस मोमेंट को एंजॉय करें, बेहतर करें इस चीज़ों को। अभी फिलहाल पूरी तरह से इसको एंजॉय करिए, सारे टीम वगैरह मिलकर। उसके बाद कुछ 8 दिन बाद वापस से सबको बैक टू बिजनेस लौटना है, और फिर बात करेंगे अवे टूर्स के बारे में कि अवे में टीम के लिए यहाँ से लेकर वर्ल्ड कप क्वालिफायर तक एक क्या रोड मैप बहुत अच्छा रहेगा। मॉन्टी देसाई सर एज अ कोच, उनके बारे में बात आगे जाकर जरूर करेंगे, अभी फिलहाल नहीं। अभी कुछ 8 दिन, अभी दूसरे एशियन क्रिकेट मैचेस हैं, उन पर भी डेली क्रिकेट को फोकस करना है। उम्मीद करेंगे इसी के साथ प्रीमियर कप की जो कवरेज है वो हमारी ऑफिशियली डेली क्रिकेट में यहाँ पर कंप्लीट होती है। उम्मीद है कि आपको हमारी फैक्ट और रियल बातें ज्यादा पसंद आती हैं, और इसी वजह से आप हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं। बने रहिए डेली क्रिकेट चैनल के साथ। एसोसिएट प्लेयर ऑफ द मंथ अप्रैल अनाउंस कर चुके हैं हम, जाकर एक बार कम्युनिटी में जरूर चेक करिए, रीजन जरूर पढ़िएगा आखिर क्या रीजन रहे हैं प्लेयर ऑफ द मंथ को चूज करने के। बाय।